स्वामी जी, जैसे सबने फीडबैक दिया तो इधर भी ऐसी है, सब कुछ बढ़िया सब। तो जैसे एक आपने बताया, जैसे रात का तो सिस्टम बैठ गया है कि ऐसे सोना है और ऐसे ओंकार अपने आप से। तो थोड़ा एक दिनचर्या के लिए थोड़ा सा और बताएंगे क्लैरिटी से तो और अच्छा लगेगा, क्योंकि पूरे दिन में कई बार क्रोध के क्षरण होते हैं, कई बार तनाव के होते हैं। शुरुआत तो अच्छी होती है दिन की, जैसे हम्म। आकाश में या अवेयरनेस में, जब तक काम घर से बाहर निकलते हैं। उसके बाद थोड़ा मिक्स रहता है सिस्टम सारा। हम्म। हाँ। तो सबसे पहले तो मैं आप सबको ये बताना चाहूंगा कि आपको दिन में अगर समय ना भी मिले, बिल्कुल स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल चिंता नहीं करनी। लेकिन रात का टाइम जरूर यूज करो साधना के लिए। रात को तो सोना ही होता है, और करना क्या होता है। सिर्फ मैं इतनी सी बात आपको कह रहा हूँ, एक्सपेक्ट करता हूँ कि 5 मिनट रात को सीधा जरूर लेट जाओ। 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, ज्यादा समय हो तो थोड़ा और बढ़ा लो उसको। उसमें अपनी अवेयरनेस, जो मैंने अभी साधना बताई रवि जी को, उसमें अपनी वो साधना करके फिर अपना उसमें लेट जाओ। फिर जब दोबारा नींद खुले तो देखो वही सब चल रहा है कि नहीं, जो जो सोने के समय किया था। बीच में नींद खुले वॉशरूम जाना है, पानी पीना है या कुछ भी, फिर वहीं से शुरू करो। और सुबह उठ के भी एकदम मत उठो, कितनी भी जल्दी हो, कितना भी अलार्म लगा रखा हो, कितनी भी फ्लाइट पकड़नी हो, आधा मिनट 1 मिनट लेट के उसी का अभ्यास करो। वैसे तो रात को अगर चलता रहे तो सुबह उसी उसमें आप उठोगे, लेकिन 1-2 मिनट, 5 मिनट लेटे ही रहो। कितना भी प्रेशर हो रहा हो, आधा मिनट 1 मिनट लेट भी सकते हो। और अगर टाइम है तो थोड़ा वॉशरूम जाके फिर आके 5-7 मिनट लेट जाओ। सुबह की शुरुआत ऐसे ही करो। मोबाइल वगैरह या बाहर किसी का फोन या किसी से बातचीत ज्यादा करने की जरूरत नहीं है क्योंकि एक बार चाय वाय पी ली और कुछ कर लिया, फिर संसार शुरू हो गया। 5 मिनट जरा लेट के सुबह। उसके बाद अगर समय मिले तो जो प्रयोग मैंने कल कराया था, जैसे पंकज जी कह रहे हैं, दिन में करने लायक, खुली आंख से क्या करें हम। तो खुली आंख से वही है, जैसे रात को सोते हुए आपने 5 मिनट 10 मिनट लेट गए हो ना, ऐसे ही खुली आंख का जब प्रयोग करना हो आपने, आधा मिनट 1 मिनट के लिए बंद आंख से, हो सके तो कहीं पे आपको जगह मिले, टाइम मिले, अपने ऑफिस पे ही चेयर टिका के बाथरूम चले जाओ। एक बार जरा बंद आंख से उस अवेयरनेस और उससे आइडेंटिटी कर लो, फिर बाहर आओ। साक्षी दिन के लिए अच्छा है ना। तो दो चीजें रहेंगी वहां पे, अवेयरनेस एज योर बीइंग एंड एवरीथिंग एल्स, यू आर द सब्जेक्ट, एवरीथिंग। आकाश के बिना किसी बंदे से बात मत करो, आकाश से कांटेक्ट किए बिना। आकाश मिनिमम है, अगर अवेयरनेस हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। देखो कि ये सारा धंधा, ये सारी जो मीटिंग चल रही है, ये जो लोगों से बातचीत चल रही है, ये जो क्लाइंट आया हुआ है, ये और ये और ये और मैं नहीं, मैं तो अवेयरनेस ही है। ये सारा कुछ आकाश में है, और आकाश से भी सूक्ष्म तत्व है अवेयरनेस। अवेयरनेस हो जाए तो कुछ भी, उसका तो मुकाबला ही नहीं है। सब कुछ अवेयरनेस में हो रहा है, ये हमारा अनुभव है। अभी अभी आप अनुभव कर लो, ये जो घटना हो रही है, ये बोल रहा है, आप सुन रहे हो, ये कहाँ पे हो रही है, होश में हो रही है कि नहीं। बिना होश के तो ये अनुभव में नहीं आएगी आपके। आपको अनुभव कैसे होगा सुनने का, देखने का। कोई भी अनुभव नहीं हो सकता देखने सुनने, ये अवेयरनेस में चल रहा है। बस इतनी सी बात अनुभव में आ जाए कि एक अवेयरनेस है ना, उसमें ये हो रहा है। अगर मैं की फीलिंग आपको ज्यादा बनी रहती है तो ये अवेयरनेस में हो। अगर साक्षी की साधना करनी हो तो ये अवेयरनेस में हो, और सब कुछ बाकी जो है, चाहे ये शरीर है, चाहे गुस्सा आ रहा है, चाहे इरिटेशन हो रही है, चाहे कोई बंदा कोई ऐसा आके बैठ गया, यार ये फिर काम आ गया, ये फिर फाइल फंस गई, इस सारे संज्ञान को, जो रिएक्शंस हो रहे हैं बाहर की घटनाओं के हमारे भीतर, उसको बीच बीच में अगर भूल जाए तो फिर 1 आध मिनट, आधा मिनट आंख बंद कर लो। कहीं कोई नुकसान नहीं हो रहा, कहीं कुछ चीजें भागे नहीं जा रही। बिना अवेयरनेस के, बिना आकाश के कोई बात ही मत करो किसी से। आपका कोई नुकसान नहीं होगा, चाहे आप कितना भी बड़ा बिजनेस चला रहे हो, कितनी बड़ी कंपनी चला रहे हो।
बिल्कुल नुकसान नहीं होगा, रादर तुम्हारी एफिशिएंसी बढ़ेगी, जो तुम्हारे क्लाइंट्स हैं वो ज्यादा प्रसन्न होंगे, तुम्हारा बिजनेस अच्छा चलेगा, जॉब अच्छी चलेगी, बॉस प्रसन्न रहेगा, जूनियर्स आराम से काम करेंगे, तुम्हें गुस्सा कम आएगा, इरिटेशन कम होगी, शांति से काम कर पाओगे। ये मैं सारा आपको अपने अनुभव से बता रहा हूँ, मैंने भी इतने साल जॉब की है। ऐसे बिल्कुल पॉसिबल है ना। तो धीरे धीरे अभ्यास से हो जाएगा। फिर धीरे धीरे जैसे सुबोध जी कह रहे थे, फिर फीलिंग के तल पे भी आ जाओ कि सब है तो परमात्मा, ऐसे नाटक सा चल रहा है, जिसको हम गंदा आदमी कह रहे हैं, जिसको हम कुछ कुछ कह रहे हैं, वो सब भी ब्रह्म ही है। एक खेल चल रहा है ना। तो कोई विलन बना हुआ है, कोई भगत बन गया है, कोई बॉस बन गया है, कोई चपड़ासी बन गया है। ऐसे खेल है, आधा 8 घंटे की ड्यूटी है, 6 घंटे की ड्यूटी कर करा के कर जाएंगे। ऐसे मस्ती से बनाओ, एक प्लेफुलनेस ही बनी रहे। इसका थोड़ा थोड़ा अभ्यास करना होता है, इसी को हम सुमिरन कहते हैं। सुमिरन वो नहीं है कि 4 कदम लो के 6 कदम छोड़ो और सांस पकड़ो, वो सारा आपको कुछ नहीं। बिना आकाश के, बिना अवेयरनेस के कुछ है ही नहीं ना, उसके बिना कुछ हो भी नहीं सकता। अवेयरनेस के बिना आप कुछ कर सकते हो? बेहोशी में दफ्तर चलेगा क्या? बस उस अवेयरनेस को फील करते रहो कि उस अवेयरनेस में सारा कुछ हो रहा है, और फिर देखो कैसी बढ़िया लाइफ हो जाती है। स्वामी जी, हाँ। मैंने क्या कर दिया कि मैं दिन में 10 अलार्म लगाता हूँ। हम्म। दिन में सुबह से लेके रात तक के अलार्म लगते हैं। तो अलार्म हम्म। लगता है तो चाहे जिस भी माहौल में बैठे हो, यू हम्म। कम बैक 2 मिनट के लिए अपने आप को सब गोविंदा। उसमें जाओ। और सो हर मतलब 10 घंटे का अलार्म, 10 घंटे का अलार्म लगा। तो ये बड़ा अच्छा है। मुझे याद है जब हम शुरू शुरू में, मैं आचार्य का वो करके गया था कोर्स आश्रम से, तो अम्बाला में लोग थे हमारे सन्यासी बहुत सारे थे। तो हमने क्या किया कि भाई सारे बिखरे पड़े हैं, कोई मीटिंग वीटिंग होती नहीं। अच्छा, मुझे शौक भी था प्रवचन करने का, आचार्य मैं बन के आया था। तो मैंने सबको बुला लिया, मीटिंग करी उन्हीं के घर पे जाके, है ना, और कहा कि भाई हम रोज शाम को ना साधना किया करेंगे। तो वो थोड़ा इधर उधर कर रहे थे कि भाई करेंगे, हाँ करेंगे। तो मैंने अपना घर करने के बजाय कि भाई हमारे घर फिर पता नहीं कोई आएगा नहीं आएगा, तो मैंने हमारे एक जसमेर जी हैं, हमने कहा जसमेर जी के घर किया करेंगे। भाई किसी, अब तुम्हारे घर जाके बैठ जाएंगे तो भाई तुम्हें करना ही पड़ेगा साथ में। तो मैंने ये चाल चली, उनके घर उनके घर, अच्छा उनके घर के पास एक दो और थे, उनको हम रास्ते में कहते जाते थे या फोन कर देते, ऐसे मतलब बुला लेते थे उनको। कम से कम 6 7 8 लोग हो जाते थे। ये जो मैं ओशो नैन जी की बात कर रहा हूँ, ये भी वहां पे आते थे। तो हम लोग क्या के, मैंने कहा भी घड़ी लेके आओ, वो छोटा था, तो हर उसमें 5 मिनट का, 5 मिनट का सिर्फ, भाई 1 घंटा ही है हमारे पास सेशन का, 5 मिनट के बाद का अलग वो बजता था। वो वार्निंग थी इस बात की कि सुमिरन चल रहा है कि नहीं, मैं अपने को भूल तो नहीं गया। साक्षी की साधना करते थे हम उन दिनों, कि मैं अवेयरनेस हूँ, ये बात भूल तो नहीं गई गपशप में बातचीत में। खुली आंख की साधना करते थे, फिर खाना खाते हुए, चाय पीते हुए, फिर बाहर हम टहलने चले जाते थे। 5 5 मिनट बाद अपने को रिमाइंड कराते थे। ऐसे हमने लगभग 6 महीने साधना की और करवाई। वो लोग अभी तक याद करते हैं कि भाई जो ये साधना उस समय पक गई थी ना हमारी, फिर हमने हमने भी छोड़ दी, उन्होंने भी छोड़ दी, वो अलग बात हो गई। लेकिन ये अलार्म वाली बात, अलार्म का मतलब यही है ना, चेतावनी कि भाई याद है कि नहीं, है ना। राइट। और कोई? एक स्वामी जी बेल भी आती है, वो रैंडमली बेल बजती है फोन में। अच्छा। जैन बेल कुछ ऐसा नाम है उसका, कभी भी बज अपनी जाती है। कभी भी बजाती है रैंडमली। ओके। हाँ जी। अब वो अपने अपने ना, हमें इनोवेटिव होना पड़ेगा। जैसे मैंने बताया, मैंने ऑफिस में जगह जगह पर्चियां चिपकाई हुई थी, जरूरी फाइल में, टेबल ग्लास के नीचे, सामने दीवार पे, है ना। पुराने जमाने में लोग क्या करते थे, जैसे घर से निकले हैं तो गांठ बांध लेते थे। वो खुली खुली कमीजें होती थी, कमीज पे गांठ बांध लिया, तो तुम्हें दिखे ना दिखे, सामने वाला एक गांठ क्यों बद्दी बताए, है ना, मुल्तानी में। तो याद आता था कि घरवाली ने काम बताया होगा, भाई शाम को जाते हुए करके जाना, कहीं पिटाई ना हो, है ना।
या कोई और अर्जेंट काम है आपका। आजकल तो जैसे हम लोग मोबाइल में लिस्ट बना के रखते हैं मार्केट के कौन कौन से काम है, जब मार्केट गए तो मार्केट का काम कर लिया। तो ऐसे ही अलार्म हमें अपने इनोवेटिव होना पड़ेगा। मुझे कौन सी, मेरी परिस्थितियों के हिसाब से मुझे साधना का कौन सा पैटर्न ज्यादा सूट करता है जिससे मेरी साधना बढ़े। एक बात आप समझ लो, जैसे मैंने कहा था ना, ये आकाश है, ये इतना इंटेलिजेंट और इतना पावरफुल और इतना कंपैशनेट है, आपकी कल्पना में अभी भी पूरी तरह आएगा नहीं है। इसको ये पता चलना चाहिए कि तुम साधना करना चाहते हो, फिर हेल्प आती है। अगर मैं कमीज में गांठ बांध रहा हूँ, अगर मैं स्लिप्स लगा रहा हूँ, अगर मैं कुछ कुछ पंगे कर रहा हूँ कि मेरी साधना अच्छी चले, कोशिश कर रहे हो ना, आपकी इंटेंशंस वहां पता चल जाएगी। फिर आप नहीं भी करोगे, वो पकड़ पकड़ के कराएगा आपसे। टाइम कम भी दोगे तो भी उतने ही टाइम में अच्छी साधना होगी, और बीच बीच में आपको टाइम भी दिलाएगा। कितना टाइम हमारा वेस्ट होता है ये हॉस्पिटल्स में, यारों दोस्तों में, पार्टी में, वो सारे टाइम आपके बच जाएंगे। आपको, हमारे यहाँ क्या शादियां नहीं होती बताओ, हमें नहीं शादी का कार्ड भेजता भाई कोई, उनको पता याद तो है नहीं हमारे घर कोई दिवाली नहीं देने आता। आपको सुन के हैरानी होगी, क्यों नहीं आता। हम वहाँ कॉलोनी में रहते थे, सारे अधिकारी थे वहां पे, एसडीओस थे, एक्शंस थे सिरसा में। जो भी हमारे घर शादी मिठाई का डब्बा देने आता था, हम उसको कहते थे भाई आओ स्वागत है, मिठाई देने आयो। लेकिन हम भैया किसी के घर मिठाई देने जाते नहीं। कितने साल देगा भाई तू, दे, तेरी हिम्मत देखते हैं। 1 साल देगा, 2 साल, उनको पता है यार ये तो व्यवहारिक है नहीं। तो मेरे ऐसे हिसाब थे बेड़ी वेंकट, वो कहते थे भी थोड़ा समाज में व्यवहार रखना पड़ता है। मैंने कहा तुम रखो ना व्यवहार, हम नहीं रखते, हम तो अपने हिसाब से चलते हैं। हमने नहीं व्यवहार रखा। रेनू को मना किया हुआ था कि किसी के घर मिठाई नहीं देनी, अपने बॉस के घर भी नहीं देने जाते थे। अब बॉस के घर से आ रही है मिठाई, हम नहीं जा रहे, देखते हैं कितने दिन देता है। कार्ड आने बंद हो गए, मिठाई आनी बंद हो गई, लेन देन बंद। ये टाइम बचता है, फिर अब कहीं जाओगे आधा घंटा तो लगेगा भाई। तो फिर नेचर आपकी हेल्प करती है, मैं ये कहना चाहता हूँ। और कोई, महेश जी टाइम बता देना। आज फिर इसी में टाइम बीतता जा रहा है। वैसे ये भी बातें साधना की हो रही हैं, कोई फालतू बात तो हम कर नहीं रहे। हाँ जी। आज महेश जी कह रहे थे कि आज जरा साधना की कल एक्चुअली क्या हुआ, मेरे पास दिन में भी फोन आया एक, कल जरा ज्यादा ही हो गया मैं तो बीच में रोक दिया था। फिर प्रदीप जी ने कहा थोड़ा चलने दो, मजा आ रहा है तो बातें अभी भी अभी 15 मिनट और कर सकते हैं ना, आधा घंटा बच जाएगा उसके बाद भी। हाँ तो तो 15 मिनट कर लेंगे। 15 मिनट बाद मैं आपको बता दूंगा। तो मैं थोड़ा सा इससे बात कुछ अपना शेयर भी करना चाहता हूँ और नेक्स्ट प्रोग्राम की बात भी करना। तो पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि मेरा तो पिछले प्रोग्राम से ही एक जबरदस्त ट्रिगर लगा, तो उसके बाद टेक्निक आ गई डायरेक्ट जंप वाली। और उसका फायदा ये है कि मैं जितना भी बीच में टाइम था उसमें हमेशा सुबह कितना भी टाइम हो, मैं 10 मिनट भी बैठ जाता था तो मेरा बिल्कुल डायरेक्टली अवेयरनेस में जाके मतलब मजा आ जाता था। मतलब तो ये एक बहुत ही बड़ा चेंज आया अभी तक की साधना के बाद, जो लास्ट वाला बहुत बड़ा जंप लगा। तो इस बार थोड़ा सा मेरा कंटिन्यूटी ज्यादा रही नहीं, और लेकिन फिर भी जो नेक्स्ट डायमेंशन की फीलिंग अच्छी हुई है। सो ये तो मेरा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो शेयरिंग में करना चाहता था। थैंक यू सो मच फॉर दैट। और सिर्फ मैं एक और बात करना चाहता कि हम हमें नेक्स्ट प्रोग्राम के लिए अब हमें ये हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम इस पे कंटिन्यू रहेगा या कुछ हम नया करेंगे, फिर मैं आपके साथ डेट तो बाद में डिस्कस कर लूंगा, तो उसके बारे में भी। कंटिन्यू तो यही रखते हैं, मेरा ख्याल है परमानेंट एनलाइटनमेंट की सीरीज को चलने देते हैं। जैसे मैंने कल आइडिया दिया कि इसको, ये इस बार काफी बड़ा मसला ले लिया था हमने। मैं कह रहा था कि ये परमानेंट एनलाइटनमेंट पार्ट 10 में आना चाहिए था, पर बीच में आ गया। चलो ये, पर बीच में भी हमने हैंडल कर लिया, क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी बातें जो है ना ये, और मजे की बात, मैं बड़ा खुश हूँ, कल मैं बहुत खुश हुआ क्योंकि आपको समझ आ रही है, आपको अनुभव आ रहा है, ये बड़ी बात है ना। और ये सारा श्रेय जो है श्रीवास्तवा जी को जाता है, रवि और सुषमा जी को। इन्होंने मुझे
प्रेरणा दी कि भाई आप हायर साधना कराओ। मैं तो आराम से बैठा हुआ था कि भाई ये इनको कुछ अल्ले पल्ले पता नहीं पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा। तो भाई हायर साधना तब कराए ना जब आप चलने को हायर तैयार हो। लेकिन मैंने कल देखा, अभी भी मैं फीडबैक में भी देख रहा हूँ कि आपको पकड़ में आ रही है हायर साधना, ये बड़ी बात है। अभी अभी आप, मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा। कल मैं आज रादर एक तिब्बतन बुद्धिस्ट मंक हैं, उनका नाम काफी टफ से था, उनका यूट्यूब चैनल है, उनकी एक वीडियो मैं कभी कभी उनको सुनता हूँ। आज मैंने उनकी एक वीडियो चला लिया, ऐसे रैंडम आ गई सामने। उसमें उन्होंने बड़ी अद्भुत बात की। उन्होंने कहा कि मैं अपने जीवन के अनुभव बता रहा हूँ आपको। बोले मुझे एक व्यक्ति पीछे मिले, जय कृष्ण मूर्ति जी के शिष्य हैं वो। बोले लगभग 80 साल के हो चुके हैं, और उन्होंने मुझे कहा कि स्वामी जी ये मेरे पास ना, वो बोले मैं जय कृष्ण मूर्ति जी के साथ रहा हूँ लगभग बहुत समय तक, मतलब शुरू से ही, जब से वो बोलना शुरू हुए, लगभग 25 इयर्स की एज में उन्होंने बोलना शुरू कर दिया था प्रवचन वगैरह, और 91 इयर्स की एज में उनका शरीर छूटा और वो प्रवचन करते रहे। बोले मैंने उनकी सारी रिकॉर्डिंग्स की हुई हैं, मेरे पास हैं, और मैं वो किसी को हैंड ओवर करना चाहता हूँ। और वो मतलब उन्होंने कहा कि भाई मैं उन्होंने कहा भाई जय कृष्ण मूर्ति जी के तो बहुत शिष्य हैं, है ना, उनमें से किसी को कोई। बोले मैं ना देखता हूँ कि उनमें से कोई भी शिष्य ना तो एनलाइटेंड है और ना ही कोई ऐसा है कि भाई जिसको मैं इस काबिल समझूं कि इतनी बड़ी संपत्ति दे दूं। और बोले आप लेना चाहो तो आप इसको ले लो। तो कहते हैं कि मैं पहले तो उसी के बारे में बता दूं, वो जो 80 साल का है। मैंने उससे पूछा भाई तुम्हारी साधना कैसी चल रही है, तो वो काफी उन्होंने नेगेटिव वो किया कि भाई साधना, बस क्या बताएं, साधना वाधना कोई। और फिर उन्होंने कहा मेरी भी नहीं चल रही है, और मतलब ऐसा। मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ, कल भी हम बात कर रहे थे, मनीष जी ने इंटरवल में ये मुद्दा उठाया था। चाहे सारी दुनिया एनलाइटेंड हो जाए, मान लो मेरे गुरु बहुत बड़े हैं, ओशो जी या जय कृष्ण मूर्ति या बड़े बाबा या छोटे बाबा, सदगुरु माँ, सारे सारे एनलाइटेंड हैं और बहुत अच्छे हैं। मैं कहता हूँ उनके हजारों शिष्य भी एनलाइटेंड हैं, बट अल्टीमेटली इट इज मी दैट मैटर्स। मुझे अपना देखना है। मैं अपने गुरुओं के गुण गाऊं, बड़ी अच्छी बात है। व्हाट अबाउट मी, मुझे कुछ करना है कि नहीं। और मैं अपने गुरुओं की लाइफ देखूं कि उनकी लाइफ में भी कहीं ना कहीं पहले वो हमारे जैसे ही थे। जब उनमें ये प्रज्ञा जग सकती है, वो एनलाइटेंड हो सकते हैं, वो इतनी हायर साधना कर सकते हैं, तो व्हाई नॉट मी, मेरे में क्या कमी है भाई, हम भी कर सकते हैं। करना क्या है उसके लिए? श्रवण मनन निधिध्यासन, इसका अभ्यास करना है। ज्ञान उत्पत्ति च स्थिति पर्यंतम, जब तक अद्वैत ज्ञान या निर्वाण ज्ञान, उसकी उत्पत्ति ना हो जाए और स्थिति ना हो जाए, है ना, इतनी सी बात है कि वही 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 सुनते रहो, वही 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 वही, उसका खूब मनन करो। आप कल्पना कर सकते हो, जय कृष्ण मूर्ति लगभग 25 साल से 91 साल तक, लगभग 66 ईयर्स तक वो प्रवचन करते रहे। उनकी आगे लीनिएज तो खैर है ही नहीं, ओशो जी की तो चलो लीनिएज है आगे, लेकिन हम देखें कि इतने बड़े बड़े गुरु जो खुद एनलाइटेंड थे और उन्होंने सारी उम्र खूब प्रवचन किए। जय कृष्ण मूर्ति जी ने तो कभी ध्यान नहीं कराया, पर ओशो जी ने तो चलो ध्यान भी कराया। हम देखें कितने शिष्य उनके एनलाइटेंड हैं। तो हम गुरु पे तो नहीं थोप सकते, जय कृष्ण मूर्ति और ओशो जी पे और बड़े बाबा पे, छोटे बाबा पे, माँ सदगुरु माँ पे नहीं थोप सकते। हम अपनी तरफ देखें, इनकी लाइफ हमारे सामने एग्जाम्पल है। हम कह सकते हैं कि पिछले जन्मों से साधना चल रही थी। अरे भाई, इतने ग्रंथों में लिखा हुआ है हर जन्म काफी है साधना के लिए।
ऐसे बहाने मारने से नहीं होगा कि उनके पिछले जन्मों से चल रही थी। भाई पिछले जन्म में भी उन्होंने कुछ किया तो होगा, तुम भी कर लो। अल्टीमेटली इट इज मी दैट मैटर्स, ये बात हम ध्यान रखें। हमारे गुरु बहुत अच्छे हैं, बहुत बढ़िया हैं। मुझे गुरु नहीं बनना, लेकिन कम से कम मैं साधना करूं कि नहीं करूं, ये मेरा एक विषय होना चाहिए। नॉट सीरियसली बट सिंसियरली, है ना। कुछ मैं करूं जितना समय, मैं तो आपसे साफ साफ कह रहा हूं कि भाई आपके पास समय नहीं है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। रात को सोते हुए तो सोना तो होता ही है, उस समय कर लिया करो। धीरे धीरे आपको चस्का लग जाएगा ना, आकाश का चस्का लगता है, ये भक्ति का चस्का लगता है, अवेयरनेस का। फिर ये पकड़ती है साधना, आपको करने नहीं होती, फिर ये शुरू हो जाएगी। फिर दिन में आप मीटिंग भी करते रहोगे, साधना भी चलती रहेगी। इतना बढ़िया है, आपको कल्पना नहीं है अभी। बस शुरू शुरू में ये बातें समझने के लिए थोड़ा सा समय तो लगाना पड़ेगा। तो इतना ही है जो हमने किया हुआ है ना, कि कभी कभी जैसे हम महीने 2 महीने में 1.5 महीने में कभी करते हैं, है क्या 5-6 सेशन ही तो करने होते हैं, इतने में ही काफी ग्रोथ होती रहती है। और अगर आप और भी कुछ कर रहे हो साथ साथ, कहीं आश्रम जा रहे हो, कहीं साधना कर रहे हो, तो बहुत अच्छी बात है, वो भी करो। लेकिन बस ये है कि हायर साधना करें, साधना का हमें पर्पस पता हो, ये मैं की फीलिंग के बिना व्यवहार कैसे रहे, ये हमारा अल्टीमेट लक्ष्य है। खुली आंख से कैसे साधना हो, उस लक्ष्य को बना के रखो। चलिए और कोई कुछ, फिर हमारा समय होने वाला है, हम प्रैक्टिकल्स करेंगे। स्वामी जी मैं बस एक ही चीज कहना चाहता हूँ कि अच्छा 1 मिनट, वो लेडीज फर्स्ट, सुषमा जी। हाँ जी, हाँ जी, जरूर। राम जी, हम आपको आपसे यही पता है कह रहे हैं। आपको पता है लेडीज फर्स्ट कहाँ से शुरू हुआ था? नहीं। चलो मैं बता देता हूँ। वो एक लड़का और लड़की, ऐसे सुना है मैंने भी, पता नहीं ठीक हुआ हो कि ना हो। लड़का और लड़की प्रेम में थे, तो फिर वो उनका ब्याह भी वो कोई करने नहीं दे रहा था, समाज में कुछ प्रॉब्लम होगी या वो होगी। तो उन्होंने कहा भाई इससे अच्छा तो मर ही जाएंगे, ब्याह तो होने नहीं देंगे पक्का। तो मतलब उसने कहा भी अब क्या करें, तो बोले भी कूद जाते हैं। तो नदी के ऊपर जाके, है ना, तेज नदी थी, और वहां जाके खड़े हो गए। तो बोले भी कूद जा, तो उसने कहा भी ठीक है पहले कूद जा। तो बोले कि वो लड़का कूद गया। उसने कहा भी कूदेंगे तो इकट्ठे कूद लेते हैं। बोले हाँ हाँ कूदते हैं चल। तो लड़का कूद गया। अच्छा लड़की डर गई कि यार ये तो सच में ही कूद गया और मर गया ये तो लड़की कूदी नहीं। हाँ, हाँ, तो गांव में खबर हो गई, यार लड़के ने सुसाइड कर लिया। लड़के गए इकट्ठे थे घर से, है ना, घर वालों ने कहा भी निकले तो इकट्ठे थे, नदी पे गए थे, बोले नदी पे जाने। तब से गांव वालों ने कहा कि भाई ये लड़का मर गया, लड़की तो उन्होंने कहा ये जरा गलत हो रहा है, लेडीज फर्स्ट। ये चुटकुला बनाया हुआ है, पता नहीं ठीक होगा कि नहीं। चलिए आप बताओ। आज मैंने एक और चुटकुला, वो मैंने 1-2 लोगों को भेजा, वैसे मैं चुटकुले भेजता नहीं। वो पूछ रहा था कि भाई गाय दूध देती है और मुर्गी अंडे देती है, तो ऐसा ऐसा क्या है कि जो है दोनों ही देता है, अंडे भी देता है और दूध भी देता है। तो भाई कौन, मतलब गाय दूध देती है, मुर्गी अंडे देती है, ऐसा कौन है जो दोनों देता है? परचून वाला। बिग बॉस। दुकानदार। बोले दुकानदार दोनों ही देता है। आजकल बिग बास्केट देता है स्वामी जी। हैं? हाँ ये आजकल बिग बास्केट। हाँ बिग बास्केट कह लो या जो भी। तो मैंने कहा भाई देखो कितना दिमाग लगाते हैं, बताते हैं आईएएस में ऐसे ही क्वेश्चन पूछते हैं अजीब अजीब से। चलिए सुषमा जी आप बताओ क्या कह रहे थे। ऐसे थोड़ा ना हंसते खेलते ये साधना, और बीच बीच में अवेयरनेस बने रहे, है ना। बताओ। हम यही कह रहे हैं कि जैसे कोरोना आया, सबके लिए बहुत कष्ट हुए, लेकिन हमारे तो कम से कम भाग्य खुल गए। ऑनलाइन क्लासेस होने लगे, तो ओशोधारा जाना तो मुश्किल हो गया था,
लेकिन आपके साथ सत्संग में इतना आनंद हम लोगों ने, शायद ही कोई महीना ऐसा हुआ हो जब आपका सत्संग ना हुआ हो। तो एक तो साधना में कंटिन्यूटी भी रहती है, और हम हमारा तो पूरा परिवार आपके सत्संग का इंतजार में रहता है, तो हमें तो बहुत अच्छा लगता है। अपनी साधना के बारे में एक छोटी सी बात बता रहे हैं कि कभी जब ध्यान करते हैं तो थोड़ी देर बाद हमें ना तो बेड का अंदाज लगता है ना अपने शरीर का अंदाज लगता है, लेकिन रीढ़ की हड्डी में हमें जैसे हल्की सी घरघराहट और कपकपाहट की फीलिंग बनी रहती है। तो ये पहले तो झटके वाली चीज होती थी, वो तो अब खत्म हो गई, लेकिन अब ये घरघराहट सी हल्की से कपकपी सी आती रहती है, ये चीज है। हाँ, एक तो ये है कि ये ऊर्जा जगने का सिंबल है। अच्छी बात है, घरघराहट, और वो एक रेजोनेंस सी होती है, रोमांच होता है इससे। लेकिन हमें इन यहाँ पे अटकना नहीं होता। तो जब ये हो रहा हो ना उस समय, वैसे ही अच्छा है, बेसिक साधना के हिसाब से बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा अनुभव है। लेकिन अब हमारे चक्र वक्र सारे खुल चुके हैं, और शरीर को जैसे पुरानी आदत पड़ी हुई है, ये अनुभव बार बार होता है। तो उस समय हमें आकाश को फील करना होता है, और आकाश की वास्टनेस को फील करना होता है। जैसे ही आकाश की वास्टनेस को फील करेंगे, तो दो ढंग हैं, आकाश की वास्टनेस के साथ ये भी फील होती रहेगी, धीरे धीरे ये डिमिनिश होती रहेगी। आकाश एक ऐसा तत्व है जो सब कुछ खा जाता है, द्वैत को खा जाता है, वो सुख को भी खा जाता है, दुख को भी खा जाता है, अनुभव को भी खा जाता है, अनुभवहीनता को भी खा जाता है। आकाश में कुछ भी नहीं बचता है ना। तो बस आप आकाश पे ध्यान दो। महर्षि पतंजलि कहते हैं कि उसको प्रत्याहार की श्रेणी में लेते हैं वो, है ना। तो आकाश को फील कर रहे हो, बीच बीच में ये आ रहा है, ये आ रहा है, इसकी फीलिंग हो रही है, उसको इग्नोर करते जाना है ना। कि ये घरघराहट कभी नहीं थी, अब बीच में आ गई है, आए जाए सो माया, संतों आए जाए सो माया, आई है चली जाएगी, ऐसा भाव सोचना नहीं है। धीरे 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 आकाश की आदत पड़ जाएगी, घरघराहट कम हो जाएगी, फिर छूट जाएगी बिल्कुल। तो इसको हमने जबरदस्ती छोड़ना नहीं है, छूट ही जाएगी, है ना। जैसे बाबा कहते हैं कि हीरा पकड़ने आए तो बंटे शंटे छूट जाते हैं, फिर ये बनते हैं, ये घरघराहट हो रही है कि चक्कर में वो ध्यान जा रहा है कि वो जो है हो जाएगा, कोई खास बात नहीं है। तो हाँ जी, आशीष जी आप बताओ। स्वामी जी, बस मुझे एक ही चीज कहनी थी कि आपका ध्यान हमेशा, जब भी हम कहीं पढ़ा मैंने कि, या हमेशा से सुना कि बिना गुरु के दिशा के आप ये जर्नी में आगे नहीं जा सकते, तो मैं पहले जब पढ़ता तो मैं इस बात से रिलेट नहीं कर पाता था, और मैं कहता था सब तो मिलता है, इंटरनेट पे मिलता है, किताबों में मिलता है, बट आपके साथ जब समय बिताया ऑनलाइन, और फिर आपसे मिलने का भी मौका मिला, तो और फिर मैंने अपने अपने हिसाब से भी बढ़ाई अपनी व्यवस्था। बट हमेशा आपका ही ध्यान रहा कि आप नहीं होते तो शायद ये दिशा नहीं मिलती, और इसे, और अब तब समझ में आया कि एक किसी गुरु का लाइफ में होना कितना इम्पोर्टेंट है, अगर आपको कॉन्शियसनेस की तरफ बढ़ना है तो आई थिंक सबको मिलने चाहिए आप जैसे गुरु, इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल, और ये हमें ध्यान रखना है, जैसे हम जय कृष्ण मूर्ति जी की बात कर रहे थे, या और भी गुरुओं की हम बात करें, अगर हम कॉन्शियसनेस को गुरु नहीं मान रहे, कॉन्शियसनेस तक अल्टीमेटली नहीं पहुंच रहे, और फिर कोई भी साधना काम नहीं आती। अवेयरनेस की साधना हमें छोड़नी नहीं है, अवेयरनेस से नीचे आकाश की साधना, बस इससे नीचे ना आए तो ज्यादा अच्छा है। मैं एक दो चीजें और बताना चाहूंगा स्वामी जी। एक तो जी। एक एक्सपीरियंस बताना चाहूंगा, और वो भी शायद छोटा सा एक्सपीरियंस है, लेकिन शायद इम्पोर्टेंट है। मतलब मैं कहीं एक होटल में था, और रात को मेरी बहुत तबीयत खराब हुई। अ, उस समय मैं हॉस्पिटल के पास था, मेरी माता जी की तबीयत ठीक नहीं थी उन दिनों, और रात को कुछ कर नहीं सक रहा था, मतलब बहुत मेरे को एक तरीके से अस्थमा का अटैक आया था। तो
और कोई मतलब कोई तरीका भी नहीं था उस समय, रात को 2-3 बजे की बात। तो उस समय मैंने थोड़ा मेडिटेशन किया और उस जगह गया जहाँ से मुझे तकलीफ उठ रही थी, और मैं ठीक हो गया। तो मुझे उस समय स्ट्रेंथ समझ में आई कि कि एक्चुअली कितनी पावर है इन चीजों में। और दूसरा, मैं रूपर्ट स्पिरा को भी पढ़ रहा था और सुनता था उनको बीच में। आपने भी एक बार उनके बारे में मेंशन किया है शायद। और मैं लंदन किसी काम से गया हुआ था, तो ऐसे ही होता स्वामी जी, मतलब मैं शाम को फ्री हुआ तो ऐसे कुछ पढ़ रहा था, तो देखा सामने उनका लेक्चर हो रहा है, और मैं वहाँ चला गया। चर्च में लेक्चर चल रहा था उनका, और मैं वहाँ चला गया और मैंने जाके उनके पाँव छुए। तो मैंने उनको बोला कि, तो वो समझते हैं सब हमारी हमारी कल्चर को हमारे। तो उन्होंने बोला कि पहले पहले अंदर के भगवान के पाँव छुओ, फिर मेरे छुओ। तो आई थिंक मैं कहीं ना कहीं आपकी इन बातों से कनेक्ट करा जो आपने अभी बोला। तो और मैंने उनसे, मुझे हजारों लोगों में 3 लोगों को सवाल पूछने का मौका मिला, मुझे मौका भी मिला। तो ये सब चीजें कनेक्टेड ही लगती हैं स्वामी जी। सब चीजें ऐसे लगता है कि बस कहाँ मैं शाम को पहुंचा, कहाँ रूपर्ट स्पिरा, सोच भी नहीं सकता था कि मैं उनको देख पाऊंगा, मिल पाऊंगा। वैसे ही तो सब कनेक्टेड सा ही लगता है। मैं भी रूपर्ट स्पायरा का फैन हूँ और भव्य भी फैन है। और ये बहुत ही बढ़िया व्यक्ति हैं ये। मतलब आप देखो, इतने सिंपल लोग और इतनी हाइट पे रहते हैं, ये तो छोटे मोटे लोग नहीं है। तो भारत में ना धर्म के नाम पे जरा सा कुछ हो जाए, फिर बड़े बड़े आश्रम, इतने शिष्य है ना, और ये ड्रेस और ये टीका और पता ही नहीं क्या क्या शुरू हो जाता है। ये लोग इतने सिंपल हैं और बहुत हाइट के लोग हैं। रूपर्ट स्पायरा उन्हीं में से एक है ना। बाहर के लोगों में अगर हम देखें ना, रूपर्ट स्पायरा, एक हार्ट टोले, ये अच्छे लोग हैं। मतलब इनकी अच्छी साधना है, अपनी साधना बहुत अच्छी है। एलन वाट्स तो अब नहीं रहे, बट रूपर्ट स्पायरा और ये तो अभी भी हैं। तो एलन वाट्स थोड़े और टाइप के भी हैं, उनसे लोग थोड़ा बचते भी हैं, वो थोड़ा अंट संट भी हैं थोड़ा सा। लेकिन ये दोनों व्यक्ति बहुत बहुत ही अच्छी। ऐसे और भी हैं, छुटपुट वेन डायर हैं, उतने उतनी हाइट नहीं है उनकी। लेकिन रूपर्ट स्पायरा, आई पर्सनली फील, मैं उनको सुनता हूँ कभी कभी। पहले तो काफी सुनता था, अब भी सुनता हूँ कभी कभी। एक और डिस्कवर किया स्वामी जी, जो रूपर्ट स्पेरा जी के गुरु जी हैं, उनका नाम फ्रांसिस है। और ऐसे ही 2-3 लेक्चर्स में सुना, तो मैंने सर्च किया तो मुझे मिल गए वो ऑनलाइन। तो आप, अगर आपको रूपर्ट स्पेरा अच्छे लगते हैं तो आप एक बार फ्रांसिस जी को, वो उनके गुरु हैं। उन्होंने 2-3 बार मेंशन किया उनके बारे में। बहुत ही उनके जो प्रयोग है वो बहुत अलग है। आप मतलब बिल्कुल जैसे हम यहाँ करते हैं वैसे ही है। मैं फ्रांसिस का नाम तो उनसे सुना हुआ है, लेकिन मैं देखूंगा उनको, जी पढ़ेंगे सुनेंगे उनको। राइट, ठीक है। तो फिर और किसी को कुछ जल्दी जल्दी में कुछ कहना? हाँ जी, कमलेश जी। मैं ये बोलूंगी कि हम कितने अच्छा, वहाँ ब्लेस्ड हैं। वहाँ वहाँ कितने बजे हुआ इस समय? हाँ जी, अभी 6 बजे हैं। शाम के 6 बजे हैं? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा अच्छा, चलो बताओ। मैं वैसे सबको, साधकों को ये बता रही हूँ कि हम कितने ब्लेस्ड हैं। अभी मेरे पिछले शायद 2 वीक पहले हुआ था स्वामी जी वहां पे फरीदाबाद में, जब बीके हाँ, कुछ वो फरीदाबाद में वो, ब्रह्मा हाँ कुमारी भी आई थी और कुछ ईशा सेंटर के भी लोग थे वहां पे। हाँ। स्वामी जी को तो नहीं पता, मतलब उन्होंने इतनी बड़ी बातें उस स्टेज पे बोली। और जो बीके उनके साथ जो दीदीज के साथ एक जेंट्स आए हुए थे, एक वो थे जो वीडियो बनाए जा रहे थे। आपने बोला वीडियो बंद करो, ये मेरा यूट्यूब पे भी मिल जाएगा। मतलब उनकी आंखें खुली रह गई थी, वो चाह रहा था कि मैं इनकी एक एक जो बात है ना वो इसमें रिकॉर्ड कर लूं, जो मैंने वहां देखा था उसको। वो इतना हाँ, इम्प्रेस था। मुझे लगा भाई मैं सीधा सामने बैठा हूँ, काहे को रिकॉर्ड किए जा रहे, ये बट रिकॉर्डिंग चल उसको रही लगा है। कि शायद इतने लेवल की बात, चाहे कोई जानते भी होंगे, आजकल कोई देता नहीं है। तो मतलब उसको लग रहा था कि मैं ये कैसे ले लूं। और
वहीं पे ही आपके आने से पहले ईशा योग सेंटर के भी थे, उन्होंने भी थोड़ा बोला था, आपको नहीं पता वो, हाँ मैं लेट उन्होंने आया था। ओम के, आप लेट आए थे। मतलब उनको भी लग रहा था कि क्या सुनने को मिल रहा है, मतलब इतने ज्यादा वो इम्प्रेस थे, जो कि उनको लग रहा था ये बातें यहाँ पे, मतलब हालांकि आप उस लेवल पे ही बोल रहे थे कि बच्चे यहाँ सारे बैठे हैं स्कूल के, लेकिन फिर भी वो लोगों के मतलब आंखें खुली हुई थी कि क्या सुनने को मिल रहा है। इवन जो पीके वो दीदीज भी आई हुई थी, वो मैंने खुद देखा, मतलब उनको लग रहा था कि इतना ज्ञान। और हालांकि आप तो बीच में आपको आदत है, आप हाइट की बात कर जाते हो, फिर ध्यान आ जाता है कि बच्चे भी उस लेवल पे भी मैं आ जाऊं। तो मैं सब मतलब हम बहुत ही ब्लेस्ड हैं, और थैंक यू तो क्या, बहुत छोटी चीज है, बस मतलब ये सब साधना हमें मिलती रहे। यही मैं बोल। बढ़िया। चलिए तो महेश जी हो गया समय? ओके, जी ज्यादा ही हो गया। ज्यादा हो गया तो आप लोग जाओ, वॉशरूम जाना है तो फिर शुरू करते हैं। तो उदित, बीच में 1-2 दिन मिस हो गया है ना तुम्हारा? हाँ, ट्रैवल कर रहा था उस टाइम दोनों दिन। ओके ओके, बढ़िया। वैसे ठीक है सब? हाँ, स्वास्थ्य बढ़िया? ओके, चलिए अच्छा। पानीपत्ती चल रहा है ज्यादा काम? हाँ अभी गाजियाबाद था 2 दिन, आज पानीपत। बढ़िया। कल भवन ने गजल सुनाई थी, काफी अच्छी। तेरी खुशबू का पता करती है, मुझ पे एहसान हवा करती है। काफी अच्छा रहा। कहने को तो है जिंदगी मेरी, लेकिन तेरे कहने पे चला करती है। करती है, चला करती है। हाँ, बहुत अच्छे थे। एक दिन मनीष जी ने भी सुनाया था, उनके भी बहुत अच्छी गजल थी वो। इसको रखेंगे कंटिन्यू, एक दिन मनीष जी का, एक दिन भावे का, एक दिन तुम्हारा भी रख सकते हैं, अगर कभी करना हो तो। तुम्हारे भी बहुत फैंस हैं यहाँ पे। आचार्य जी आपका भी? हाँ मैं भी जरूर। हम भी छोटे मोटे कलाकार तो हैं ही। म्यूट म्यूट पे हो आप। ओ मैं कह रही हूँ बड़े कलाकार तो स्वामी जी आप ही हो, ये सब छोटे तो तभी आए हैं ये। हाँ शुरुआत तो हमने की थी, मैं ग्रुप लीडर बन हाँ, गया था। तो मैं बोल रही हूँ कि नेक्स्ट टाइम उदित तेरा सुनना, कल भवे का बहुत अच्छा था।
भवे को लाइफ में पहला पहला गाना मैंने ही सिखाया था, उदित ने बताया, मैं तो भूल ही गया था। 26 जनवरी को उसने कहीं परफॉर्म करना था, पता नहीं कौन सा था वो। तो लेकिन ये है कि अच्छा है, बच्चे हाइट को मेरे वतन के लोगों जरा मेरे वतन के। लता जी का गाना। चलिए लेट जाओ आप लोग। जितना हो सके हमें ना किसी फॉर्मल प्रेपरेशन के, बिना किसी तैयारी के, बिना किसी टेक्निक के स्थिति में कैसे साधना हो सके उसका अभ्यास करना चाहिए। हर परिस्थिति में साधना हो सके उसका अभ्यास करना चाहिए। कई दफा अनुकूलता ही नहीं होती, टेम्परेचर ठीक नहीं है, कहीं ऐसे शहरों में हम हैं जहाँ पे लाइट की प्रॉब्लम होती है, कहीं ऐसी जगह फंस गए हैं जहाँ जनरेटर भी नहीं है ना। हर स्थिति में, हर प्रतिकूलता में, हर अनुकूलता में इसका नियम ये है कि अगर आपकी साधना अनुकूलता में अच्छी चलती है ना, आपको थोड़ी कोशिश करते हो, फिर प्रतिकूलता में भी चलने लग जाती है। स्टार्ट अनुकूलता से करना होता है, बट हम लोग क्या है, प्रतिकूलता से शुरू करते हैं साधना। प्रतिकूलता आई गई है फिर बड़ा मुश्किल है, साधना में बहुत जोर लगता है, फिर कोशिश करनी पड़ती है। कबीर साहब कहते हैं, सुख में दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे ना कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। प्रतिकूलताएं आएंगी नहीं अगर हम अनुकूलताओं में साधना करेंगे। अभी जैसे आप बिल्कुल अनुकूल परिस्थिति है आपकी, आप अपने घर में हो सब, तो जब हम बहुत खुश हों, बहुत अनुकूलता हो, हम ऐसे लोगों के संग में हों जिनको हम प्यार करते हैं, जिनके साथ हम रहना चाहते हैं, हम कहीं ऐसी जगह पे हैं जहां परिस्थितियां, हम जो खाना चाहते हैं वो सामने है हमारे, हम जो पहनना चाहते हैं वो हमने पहना हुआ है, उस समय हम ना भूल जाते हैं साधना को। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब हम नाच गा रहे हैं, जब हम लोगों के बीच में हैं, सुख में सुमिरन करने की आदत और बिल्कुल सिंपल है सुमिरन करना। बाद में तो सीधे सीधे स्ट्राइक करेगा, शुरू हो जाएगा, लेकिन शुरू शुरू में ऐसे जैसे मैंने बताया, रात को भी लेट के, दिन में भी 5-7 मिनट, 1-2 मिनट, जितना भी समय हो आंख बंद करने का, अगर हो सके तो करना क्या है, केवल अवेयरनेस। इसमें कल्पना बहुत फायदा करती है, जैसे आप अभी भी कर रहे हो ना। कल्पना करो कि इस बड़े शरीर में एक छोटा बच्चा है, मैं छोटे बच्चे जैसा हूँ, और ये एक्चुअली में ऐसा है। जैसे जैसे आप संत होते जाते हो, बड़े होते जाते हो, आप छोटे बच्चे होते जाते हो। छोटे बच्चे जैसा आपका स्वभाव हो जाता है, बिल्कुल सहज, नॉर्मल, खुश रहना, ऊर्जा से भरे रहना। शरीर पे पकड़ नहीं रहती बच्चे की। लेट गया तो लेट ही गया, फिर सो गया। ऐसा फील करो कि मैं छोटा सा बच्चा हूं। छोटा बच्चा नींद में बेहोश हो जाएगा, आप छोटे बच्चे तो हो। रिलैक्सेशन छोटे बच्चे जैसी है आपकी, शरीर पे पकड़ बिल्कुल नहीं है।
लेकिन अवेयरनेस संत जैसी है। छोटा बच्चा संत नहीं हो सकता, छोटा बच्चा एनलाइटेंड नहीं हो सकता। इसलिए संत कहते हैं, बाइबल में भी आता है, जो फिर से बच्चा हो जाएगा, फिर से छोटा हो जाएगा। तो दो ढंग से कहा, फिर से छोटा हो गया यानी ईगो कम हो गई, सहजता बढ़ गई, बिल्कुल नेचुरल हो गया। और दूसरा, रिलैक्सेशन का लेवल बढ़ जाता है उसको, फिर से छोटा बच्चा हो गया, शरीर पे पकड़ बिल्कुल नहीं है। और संत तो वो है ही, अवेयरनेस है। सीधे सीधे यहाँ पे आना है, केवल अवेयरनेस है। जितना हो सके ऑब्जेक्ट्स से बचें साधना काल में। अब जब काम कर रहे हैं वहां तो ऑब्जेक्ट्स में रहना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट यानी मैटर, पदार्थ, लोग, परिस्थितियां, घटनाएं। लेकिन जब अकेले हों, किसी टाइप की कोई साधना नहीं करनी, केवल अवेयरनेस, बस होश है जी। ये होश जो है, इट शुड नॉट बी एन एक्टिविटी। होश के लिए कोशिश नहीं करनी हमें, बिल्कुल। पैसिविटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन स्पिरिचुअलिटी। होश है, मैं होश में नहीं हूं, मैं होश की कोशिश नहीं कर रहा। होश मेरी बीइंग है, मेरा स्वभाव है। इट इज माई इंट्रिंसिक नेचर, इट इज मी। और सुख की फीलिंग है, ये एक्सट्रिंसिक है। इसलिए ये आती है और जाती है। एंगर, जेलसी, डिजायर्स, ये आती हैं और जाती हैं। कोई आदमी 24 घंटे गुस्से में नहीं रह सकता, कामना में नहीं रह सकता, जेलसी में नहीं रह सकता, क्योंकि वो हमारी नेचर नहीं है। हाँ, आप 24 घंटे अवेयरनेस में रह सकते हो, ब्लिस में रह सकते हो, वो आपकी नेचर है। इसलिए साधना आसान है, क्योंकि वो हमारी नेचर है, हम ही है ना वो। साधना बहुत आसान है। एक बार ये बस पकड़ में आ जाए, हाथ में आ जाए, पता चल जाए क्या है मामला। यू आर लकी कि आपकी पकड़ में आ रही हैं चीजें। जस्ट अवेयरनेस, प्योर अवेयरनेस। प्योर का मतलब ये नहीं है कि जैसे प्योरिटी वाली बात होती है। प्योर का मतलब इट इज नॉट अवेयर ऑफ समथिंग, ओनली अवेयर। किसी चीज के अवेयर हो गए तो इम्प्योर हो गए थोड़े से। ज्यादा चीजों के साथ अवेयर हो गए, बहुत घटनाएं, बहुत विचार, बहुत भावनाएं, बहुत कामनाएं, तो ज्यादा इम्प्योर होते जाएंगे। प्योर अवेयरनेस, ओनली अवेयरनेस। यहाँ पे 1 2 3 4 मिनट जितनी आपकी जरूरत हो यहाँ पे टिकना होता है, ताकि संसार में जाने के काबिल हो सकें। एलिजिबिलिटी क्या है संसार में जाने की? पहले खूब जस्ट अवेयरनेस में रह जाएं, जितना समय हो, 2 4 मिनट, 5 मिनट, 1 मिनट, खाली अवेयरनेस। ये साधना आपको फिर खुली आंख से भी करनी होती है। मैं बंद आंख से आपको बता रहा हूं, अभी अभी बंद आंख से ही करते रहना। बंद आंख से भी कैसे हम संसार में रहेंगे उसकी प्रैक्टिस हम कर लेते हैं, फिर ये खुली आंख से आप बाद में करना। एक बार यहाँ पे टिक गए
1 आध 2 मिनट, 4 मिनट। उसके बाद अब कॉन्शियसली ऑब्जेक्ट को ले आओ। देखो 2 अवस्थाएं हैं, एक तो कॉन्शियस लिविंग है, एक कंपल्सिव लिविंग है। कंपल्सिव लिविंग में क्या है, हम अवेयरनेस में रहना चाहते हैं, बट और ऑब्जेक्ट आते ही रहते हैं, आते ही रहते हैं, बिना हमारी चाहत के, बिना हमारी मर्जी के। कभी किधर मन चला जाएगा, कभी कोई विचार आ जाएगा, कभी कोई कामना जग जाएगी, कभी किसी की याद आ जाएगी। ये कंपल्सिव लिविंग है, ये संसारी की अवस्था है। हम कॉन्शियस लिविंग का मतलब ये है, हम जब चाहें हम खाली अवेयर हैं। अब हम चाहेंगे कि हम अवेयरनेस के साथ जो ऑब्जेक्ट लाना चाहें, बस वो ऑब्जेक्ट आए। कोई विचार करना चाहें, किसी से बात करना चाहें, अपने शरीर में क्या हो रहा है, बाहर की घटनाओं के क्या रिएक्शंस हो रहे हैं, कोई इरिटेशन हो रही है क्या, कोई सुख की फीलिंग हो रही है, कोई दुख की फीलिंग हो रही है, कोई कंप्लेन जग रही है अंदर, कोई कामना जग रही है, कोई वासना लस्ट जग रही है, क्या हो रहा है, देखो जरा उसको। सबसे स्थूल है शरीर। अवेयरनेस और शरीर को इकट्ठा फील करो, तो एक घटना आपके जीवन में घटेगी, आपके शरीर की एक्टिविटी ऑप्टिमम हो जाएगी। बिना बात के जो शरीर हिलता है वो बंद हो जाएगा, आपकी ऊर्जा बचेगी। अवेयरनेस प्लस बॉडी। होश है, और होश का ऑब्जेक्ट है शरीर। तो इसको कैसे फील करना होता है, या तो सिंपली कि भाई होश में है ये शरीर, होश ना हो तो ये शरीर हो ही नहीं सकता। दूसरा ढंग है, होश आकाश जैसा है, आकाश में है ना शरीर, है ही आकाश में। कई दफा हम लेटते हैं, फिर विचार चल पड़ते हैं, अपने आप आ गए। ये कंपल्सिव लिविंग है, लेकिन इसको कैसे टैकल करना है। आप देखो, होश है और ये विचार है, होश में है विचार, होश नहीं होगा तो विचार भी नहीं आएंगे। होश के बिना तो विचार होता नहीं। तो होश और विचार को इकट्ठे देखना, या आकाश और विचार को इकट्ठे देखना, ये साधना का सूत्र है। जो पंकज जी पूछ रहे थे ना कि दिन में कैसे रहें, बार बार हम फंसते हैं, इरिटेशन होती है, कुछ गुस्सा भी आ जाता होगा कभी कभी, तो पहले से आदत डालो। क्या चल रहा है इस समय, मान लो आप ऑफिस में हो, कोई कस्टमर बैठे हैं, कोई और बात हो रही है, भूख लगी हुई है, टाइम हो रहा है, ज्यादा जल्दी है। अवेयरनेस के साथ देखो इन सारी परिस्थितियों को, घटनाओं को, लोगों को। चिंता हो रही है, इस चिंता को देखो, अवेयरनेस के साथ देखने की कोशिश करो हर चीज को। जैसे अवेयरनेस को देखोगे, फील करोगे अपने होने के रूप में, चाहे वो चिंता है, चाहे वो डर है, चाहे वो लस्ट है, चाहे वो डिजायर है, चाहे वो एनमिटी है, चाहे जेलसी है, चाहे बीमारी है, चाहे दर्द है, चाहे प्रतिकूलता है, सब डिमिनिश होना शुरू हो जाता है ऑटोमेटिकली है, और उसकी जगह ले लेती है आनंद, प्रेम, करुणा, अभयता, निर्भयता, वरीलेसनेस। अपने आप होता है ये। आपको तो सिर्फ एक ही काम करना है। आकाश है और घटनाएं हैं, आकाश है और लोग हैं, आकाश है और ये वाला शरीर है, आकाश है और विचार हैं। अनुकूलता है या प्रतिकूलता, उसको आकाश के साथ फील करो, और ये बीच में कभी कभी फील करो कि अवेयरनेस में है सारा, होश है ना, अवेयरनेस है आकाश जैसी। तो कभी साक्षी बना रहेगा,
कभी साक्षी से ऊपर चले जाओगे। एक बात पक्की है कि वो जो इरिटेशन है, वो जो दुख की फीलिंग है, वो जो स्ट्रेस की फीलिंग है, तनाव है, चिंता है, डर है, एप्रीहेंशन है, वो गायब हो जाएगी लाइफ से। उसी परिस्थिति में आप रिलैक्स रहोगे, आनंदित रहोगे। बस आकाश से जुड़ के जियो, अवेयरनेस में हो रहा है सारा कुछ। इस अनुभव, इस फीलिंग के साथ जियो, अभी भी और बाद में खुली आंख से भी। जस्ट रिलैक्स और देखो क्या हो रहा है। मेरी आवाज आ रही है आपको? अवेयरनेस में है वो। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है? ये अच्छे लगने की फीलिंग आकाश में है। सुस्ती आ रही है, नींद आ रही है? ये सुस्ती, ये नींद, या कि फ्रेश हो एकदम, फ्रेशनेस, कोई अनुभव हो रहा है? ये सारा आकाश में है। आकाश के बिना किसी अनुभव को भी नहीं देखना, कितना ही अच्छा अनुभव हो। नाद सुनाई दे रहा है बीच बीच में। नाद कहाँ पे है? आकाश में है, अवेयरनेस में है। ये एक नई एक आदत बना लो, होश प्लस ऑब्जेक्ट्स, चाहे अच्छे चाहे बुरे, सो कॉल्ड अच्छे बुरे। तो मिरेकल ये होता है, जो जो चीजें ठहरने लायक हैं, आनंद, प्रेम, उमंग, ऊर्जा, कंपैशन, वो तो ठहर जाएंगे, वो रुक जाएंगे, वो बने रहेंगे। नहीं है तो आ जाएंगे। और जो भी नेगेटिविटी है, चिंता, डर, स्ट्रेस, एंजाइटी, वो सारे भाग जाएंगे। पेन, बीमारी, प्रतिकूलता, सब भाग जाएंगे। एक्चुअली में परिस्थितियां, आपका ऑरा बढ़ता है ना इससे। आपके ऑरा में कोई गलत चीज आ ही नहीं सकती, कोई नेगेटिव व्यक्ति, कोई नेगेटिव परिस्थिति, कुछ भी नहीं आ सकता। लाइफ एकदम एंजॉयबल हो जाती है, ब्लिसफुल हो जाती है। जब चिंता नहीं रही, डर नहीं रहा, स्ट्रेस नहीं रहा, और क्या चाहिए आदमी को? इस स्थिति में रहने का अभ्यास, बार 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 बार। लगे कि बहुत ज्यादा विचार चल रहे हैं, स्ट्रेस फिर भी बनी हुई है, तब फिर ऑब्जेक्ट्स को छोड़ के 2-4 मिनट फिर से बाथरूम में चले जाओ, एकांत में चले जाओ। कहीं काम धंधा कर रहे हो, सड़क पे जा रहे हो, गाड़ी रोक लो, 2 मिनट आराम कर लो, खाली अवेयरनेस। प्रकृति अपने आप हेल्प करेगी, फिर आप देखोगे लाइफ एकदम स्मूथ होती जाएगी, सारी परिस्थितियां। तो दो के बीच में झूलते रहना है, दिन में और रात को, सोने से पहले, ताकि दिन का जागने के समय का अभ्यास भी रात को हो जाए कैसे करना है। तो कभी कभी बीच में खाली अवेयरनेस, कभी अवेयरनेस के साथ ऑब्जेक्ट्स। दो परिस्थितियों की आदत डाल लो। देखो, बेहोशी भी आदत है और होश में जीना भी आदत है। हमारा जो सिस्टम नेचर ने हमें दिया हुआ, उसमें ब्रेन, इसको ब्रेन प्लास्टिसिटी कहते हैं न्यूरोलॉजी में। ब्रेन अपने को मॉडिफाई करता रहता है, नई आदतें बनती रहती हैं, नए सर्किट्स बनते रहते हैं। नई चीज आप कर रहे हो तो इसको न्यूरोलॉजी में, न्यूरो साइंस में फायरिंग ऑफ न्यूरॉन्स कहते हैं। फिर बार बार उसको करते हो, अभ्यास करते हो, उसको वायरिंग ऑफ ब्रेन कहते हैं। वो जो न्यूरॉन्स हिलते हैं, फायरिंग हुई थी, वो इकट्ठे आएंगे, सर्किट बन जाएगा। फिर दोबारा दोबारा करोगे, वो सर्किट मजबूत हो जाता है। उसी को संस्कार या सबकॉन्शियस या आदत बोलते हैं। इस स्थिति में रह जाओ,
कभी कभी प्योर अवेयरनेस, कभी कभी अवेयरनेस प्लस ऑब्जेक्ट्स। फिर मन करे तो करवट ले लेना और इसी अभ्यास को करते रहना। सुस्ती आने लगे या कभी हो सकता है ज्यादा विचार कभी आ जाते हैं, कुछ ऐसा हो जाता है, फिर नाद की भी हेल्प ले सकते हो। नहीं तो अब अवेयरनेस की साधना कर रहे हैं, बस खाली अवेयरनेस है, आकाश नहीं, आकाश की साधना नहीं करनी रात को सोते हुए, खाली अवेयरनेस। अवेयरनेस बिना प्रयास के, अवेयरनेस विद रिलैक्सेशन, इसको हम कहते हैं रिलैक्स्ड अवेयरनेस। और जिन लोगों को फीलिंग्स का अभ्यास थोड़ा थोड़ा हो रहा है, जैसे सुबोध ने कहा, तो उनके लिए लविंग अवेयरनेस है ना। हम सेशन को, इस कार्यक्रम को क्लोज करते हैं। माई बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू। आपकी साधना बहुत अच्छी रहे, ऐसी मेरी शुभकामनाएं, मेरा आशीर्वाद। ओम ओम ओम।